सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 9 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 8 सितंबर को। तो हर साल 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे के रूप में मनाया जाता है। साक्षरता ये किसी भी देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। देश के जितने ज्यादा नागरिक साक्षर होंगे देश उतनी ही उन्नति कर सकता है। तो साक्षरता के इसी महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 8 सितंबर को। और इस बार की थीम क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस। पहली बार इसे 1966 में मनाया गया था। चलो एक प्रश्न का उत्तर दो कि भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा बना अभी? तो आंसर होगा मंडला जिला, ये मध्य प्रदेश का है। और अगर आपसे पूछे विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 2 दिसंबर को। अच्छा, आपको यह पता है ना देश में प्रौढ़ शिक्षा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? सभी के लिए शिक्षा ये कर दिया गया। अच्छा, अभी तक सितंबर में कौन कौन से डे मनाए हमने? एक तो 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे, विश्व नारियल दिवस मनाया। 5 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस और नेशनल टीचर डे मनाया था हमने। और अभी 8 सितंबर को ये अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मना रहे हैं। ये याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर किसकी प्रतिमा का अनावरण किया? तो आंसर होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। वैसे आपको याद हो तो इस साल के स्टार्टिंग में 23 जनवरी को इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के होलोग्राम स्टेचू का अनावरण किया था उन्होंने, लेकिन अब इसकी जगह एक स्थायी प्रतिमा लगा दी गई है। और अभी हमने पढ़ा था उन्होंने कर्तव्य पथ का भी उद्घाटन किया। अभी जो राजपथ है उसी का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। और यह है क्या? विजय चौक और इंडिया गेट को जोड़ने वाली जो सड़क है उसी को राजपथ के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई है 3 किलोमीटर, लेकिन अब इसे कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। एक्चुअली में तीसरी बार इसका नाम बदला जा रहा है। ब्रिटिश शासनकाल में इसे किंग्स वे के नाम से जाना गया, फिर आजादी के बाद इसका नाम राजपथ कर दिया गया और अब इसे कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। बाकी अगर हम स्टैच्यू की बात करते हैं तो इसे ग्रेनाइट पर उकेरा गया है और ये देश में लगने वाली नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सबसे लंबी और खूबसूरत प्रतिमा है। अच्छा, इसी तरह से कुछ और स्टैच्यू जो आपके न्यूज में रही थी, तो एक तो याद रखना प्रधानमंत्री जी ने ही आंध्र प्रदेश के भीमावरम में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य की मूर्ति का अनावरण किया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही गुजरात के मोरबी में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी किया था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की स्टेचू कहां पे स्थापित की गई? महाराष्ट्र के लातूर में, जो कि 70 फीट ऊंची है। और उस स्टेचू को क्या नाम दिया गया? स्टेचू ऑफ नॉलेज। और भगवान बुद्ध की भी लेटी हुई यानी कि शयन मुद्रा में सबसे लंबी स्टैचू बनाई जा रही है। कहां पे? बोध गया में। ये लगभग 100 फीट लंबी होगी और इसके मूर्तिकार कौन है? मिंटू पॉल है। एक स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी ये आपको मिलेगी हैदराबाद में। संत रामानुजाचार्य जी की 216 फीट ऊंची ये मूर्ति है और ये बैठी हुई मुद्रा में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है। स्टेच्यू ऑफ पीस ये आपको राजस्थान के पाली में मिलेगी। आचार्य विजय वल्लभ जी की 151 इंच की अष्ट धातु से बनी ये मूर्ति है। और आप जानते ही हो दुनिया की सबसे ऊंची स्टेचू जिसे कहते हैं स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है। ये कहाँ पे? केवड़िया, गुजरात में। नर्मदा नदी के किनारे साधु बेट द्वीप पर दुनिया की सबसे ऊंची स्टेच्यू 182 मीटर इसकी हाइट है और इसके वास्तुकार कौन है? राम वी सुतार है। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखना। बढ़ते आगे। तो फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुधुमाई पेन योजना शुरू की? तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो अभी तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, उन्होंने दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी उपस्थिति में चेन्नई में पुधुमई पेन नाम से मुलूर रामा मिर्थम अम्मैयार उच्च शिक्षा आश्वासन योजना शुरू की। अब इस योजना में क्या है? तो राज्य के सरकारी स्कूलों में 5वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाली छात्राओं को स्नातक और डिप्लोमा पूरा करने तक 1000 रुपए की मासिक सहायता का भुगतान किया जाएगा।
तो इस योजना का लक्ष्य है हर साल 6 लाख लड़कियों को लाभान्वित करना। अब इसको शुरू किया तमिलनाडु ने, तो ये रहा मैप में तमिलनाडु। देखो तमिलनाडु की कैपिटल क्या है, चेन्नई है, और चेन्नई में ही आप जानते हो अभी पहली बार भारत में जो फिडे शतरंज ओलंपियाड है उसका आयोजन हुआ था, जिसका शुभंकर था थम्बी। और तमिलनाडु के चेन्नई में सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस भी शुरू की गई थी। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, MK स्टालिन है, और इनकी आत्मकथा आई थी, उसका नाम क्या है, उंग लिल ओरुवन। गवर्नर कौन है, RN रवि है। और तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं। अभी तमिलनाडु ने ही एनम एजुथम योजना शुरू की थी। और अभी जो चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक की बात हुई उसमें बड़े राज्यों में टॉप पे रहा था तमिलनाडु, छोटे राज्यों में गोवा टॉप पे था, और यूनियन टेरिटरी में जम्मू कश्मीर। उसके अलावा तमिलनाडु मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला देश का पहला राज्य भी बना है। तमिलनाडु ने कहा था कि वो 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस माइनॉरिटीज राइट्स डे के रूप में मनाएगा, और 14 अप्रैल को जो डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती होती है उसे समानता दिवस के रूप में मनाएगा। अच्छा, नेशनल डुगोंग कंजर्वेशन सेंटर कहाँ पे स्थापित किया गया, तमिलनाडु में ही। डुगोंग को ही कहते हैं सी काऊ। और भारत का पहला नेशनल फूड सिक्योरिटी म्यूजियम ये कहाँ पे स्थापित है, तो आंसर होगा तंजावुर में। तंजावुर में ही आपको बृहदेश्वर मंदिर भी मिलेगा। और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये भी आपको मिलेगा तमिलनाडु में। और ये अभी न्यूज में क्यों था, क्योंकि अभी इसने TX2 अवार्ड जीता था। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी सितंबर 2022 में चयनित यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज की सूची में कौन सा शहर नहीं है, तो आंसर होगा जयपुर। तो केरल के नीलांबुर और त्रिशूर के साथ तेलंगाना के वारंगल को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में अभी शामिल किया गया। इन शहरों को स्थानीय स्तर पर सभी के लिए आजीवन सीखने को एक वास्तविकता बनाने के उनके उत्कृष्ट प्रयासों के लिए मान्यता दी गई है। और यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज ये एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क है जिसमें 294 शहर शामिल है जो अपने समुदाय में आजीवन सीखने को सफलतापूर्वक बढ़ावा देते हैं। और देखो, यूनेस्को की बात है तो स्थापना होती है 1945 में, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर मिलेगा पेरिस, फ्रांस में। डायरेक्टर जनरल कौन है, ऑद्रे उजाले है। अभी आपको याद होगा यूनेस्को ने बिहार के लंगट सिंह कॉलेज के ऑस्ट्रोलैब को यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया था। और भारत को वर्ष 2022 से लेकर 2026 के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन की अंतर सरकारी पैनल में चुना गया था। चलो बताओ, भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा है, तो आंसर होगा धोलावीरा। ये आपको मिलेगा गुजरात में, जो कि एक हड़प्पा स्थल है। स्थानीय नाम है इसका कोटड़ा दा टिम्बा। और इससे पहले 39 नंबर का था रामप्पा मंदिर, जिसे रुद्रेश्वर मंदिर भी बोलते हैं। ये आपको कहां पे मिलेगा, तेलंगाना में। और यूनेस्को में शामिल एकमात्र मिश्रित विरासत स्थल है कंचनजंगा, सिक्किम। और यूनेस्को में भारत के कितने शहर विश्व विरासत सूची में शामिल है, तो 2 शहर, एक तो अहमदाबाद और एक जयपुर। और टोटल अमूर्त धरोहर कितनी है, 14th है। और 14th नंबर की कौन सी है, दुर्गा पूजा है। और अभी आपको याद होगा ही सही, मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची यानी कि टेंटेटिव लिस्ट में भी शामिल किया गया था। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना, बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में रामचंद्र मांझी का निधन हो गया। वे क्या थे, तो वो एक रंगमंच कलाकार थे। तो अभी लौंडा नाच को विश्व में पहचान दिलाने वाले और पद्मश्री से सम्मानित 92 वर्षीय भोजपुरी कलाकार रामचंद्र मांझी का निधन हो गया पटना, बिहार में। वे भोजपुरी भाषा के शेक्सपियर के रूप में जाने जाने वाले भिखारी ठाकुर की मूल मंडली के सदस्यों में से एक थे। अच्छा, इनके अलावा आपको बता दूं, अभी ब्रिटेन की महारानी जो थी एलिजाबेथ द्वितीय, उनका भी निधन हो गया। उनकी उम्र थी 96 ईयर। तो अब ब्रिटेन के नए किंग कौन बन गए हैं, प्रिंस चार्ल्स। और एलिजाबेथ द्वितीय की बात करें तो ये ब्रिटेन पर सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाली महारानी थी। ध्यान रखना ये, बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताओ, सितंबर 2022 में बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, इन्होंने नई दिल्ली में कक्षा 10वीं के कितने छात्रों को बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान छात्र
छात्रवृत्ति दी है? तो आंसर होगा 100 को। तो अभी बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, ये भारत की यात्रा पर हैं और अभी इन्होंने नई दिल्ली में बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान छात्रवृत्ति दी है। पहली बार दी गई है ये स्कॉलरशिप और ये 1971 के ऐतिहासिक मुक्ति संग्राम के दौरान शहीद या गंभीर रूप से घायल हुए सैनिकों के वंशजों और भारत के सशस्त्र बलों के अधिकारियों को ये स्कॉलरशिप दी गई है। इसमें कक्षा 10वीं के तो 100 छात्र हैं और कक्षा 12वीं के 100 छात्र हैं जिनको ये स्कॉलरशिप दी गई है। अब बात बांग्लादेश की है तो ये रहा मैप में बांग्लादेश। देखो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, यहीं पे आपको बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर भी मिलेगा। करेंसी इसकी टका है, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। अच्छा, यहाँ के एक क्रिकेटर का नाम याद रखना, तमीम इकबाल। ये T20 इंटरनेशनल में शतक जड़ने वाले इकलौते बांग्लादेशी बल्लेबाज हैं और अभी इन्होंने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। और बांग्लादेश का सबसे लंबा पुल का भी उद्घाटन किया गया था, उसका नाम है पद्मा पुल। इसकी लंबाई कितनी है? 6.15 मीटर है और किस नदी पर है? तो पद्मा नदी पर है। अभी बांग्लादेश के यूनाइटेड नेशन में जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं रबाब फातिमा, उन्हें अभी अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन बनाया गया। और किशोर कुमार दास, ये बांग्लादेश के शिक्षक चैरिटी विद्यानंदू के संस्थापक हैं। अभी कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट्स अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। अच्छा, अभी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने नॉइस पॉल्यूशन के मामले में एक रिपोर्ट जारी की थी, उसमें टॉप पे रहा था ढाका, सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद था। और IQ एयर की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट आई थी, उसके अंदर 2021 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बताया गया बांग्लादेश को। इसमें भारत 5वें स्थान पे था। और याद रखना, बांग्लादेश और भारत ये 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाते हैं। वैसे मैत्री नाम की एक्सरसाइज हम किसके साथ करते हैं? थाईलैंड के साथ। और अगर पूछे मेनामती मैत्री एक्सरसाइज, ये हम बांग्लादेश के साथ करते हैं। वैसे बांग्लादेश के साथ और कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं हम? बोंगो सागर और संप्रीति नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं। तो 3 एक्सरसाइज हो गई, बोंगो सागर एक्सरसाइज, संप्रीति एक्सरसाइज और मेनामती मैत्री एक्सरसाइज। तो ये याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी सितंबर 2022 में किसे कनाडा में भारत का अगला उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बनाया गया? तो आंसर होगा संजय वर्मा को। तो अभी संजय वर्मा को कनाडा में भारत का अगला हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। और इनके अलावा अमित कुमार को साउथ कोरिया में भारत का राजदूत बनाया गया। अभी हमने पढ़ा था यूके में भारत के नए हाई कमिश्नर कौन बने? विक्रम के दुर्रेस्वामी। उसी तरह से बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त कौन बने? प्रणय वर्मा बने हैं। और इसका उल्टा कर दोगे कि भारत में बांग्लादेश के नए उच्चायुक्त कौन बने? तो आंसर होगा मुस्तफिजुर रहमान। अभी हमने कल परसों ही पढ़ा था थाईलैंड में भारत के नए राजदूत बने हैं नागेश सिंह। देखो कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा है। करेंसी कनेडियन डॉलर है और प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। आपको याद है अभी 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन, इसकी मेजबानी कनाडा ने ही की थी। उसके अलावा वैसे तो आपको याद है फीफा वर्ल्ड कप 2022 वाले ये कतर दोहा में होंगे, लेकिन अगले वाले यानी कि 2026 वाले कहाँ पे होंगे? 3 देशों में होंगे, मैक्सिको, US और कनाडा में। अभी आपको याद होगा कनाडा के विद्वान जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग को 2021 के लिए विशिष्ट इंडोलॉजिस्ट के पुरस्कार से सम्मानित किया था। और US कनाडाई लेखिका हैं रूथ ओजेकी, जिन्होंने अपने नॉवेल द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस के लिए वुमेन फिक्शन प्राइज जीता था। तो ये नाम न्यूज में थे, इनको याद रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताओ, अभी हाल ही में इंडिगो एयरलाइन ने किसे अपना CEO नियुक्त किया? तो आंसर होगा पीटर एल्बर्स ने। तो अभी इंडिगो एयरलाइन ने पीटर एल्बर्स को अपना नया CEO नियुक्त किया है। ये किनका स्थान लेंगे? रोनोजॉय दत्ता का। बाकी अभी CBDT के नए चेयरमैन कौन बने? नितिन गुप्ता बने। इंटेलिजेंसी ब्यूरो के नए डायरेक्टर बने थे तपन कुमार डेका। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए प्रेसिडेंट कौन बने? टी राजा कुमार, ये सिंगापुर के हैं। ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा फिर बताओ, अभी हाल ही में किस राज्य में 68th नंबर की नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन हुआ? तो आंसर होगा केरल। तो अभी 68वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस ये कहां पे हुई? केरल में। केरल के अल्लापुझा जिले के पुन्नमदा झील में। केरल में आपको पता है ओणम फेस्टिवल का आयोजन होता है, तो उसी समय ये बोट रेस का आयोजन भी किया जाता है। और इस बार ये इसका कौन सा संस्करण है? 68वां, 68th नंबर का एडिशन है। और इस बार इसको जीता किसने? तो पल्ला तुरुथी बोट क्लब के महादेवी कड्डू कट्टिल थेकेटी बोट ने ये 68वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस को जीत लिया है।
तो याद रखना, नेहरू ट्रॉफी इसका आयोजन कहाँ पे होता है? केरल में होता है। किस जिले में होता है? अल्लापुझा जिले में होता है। और किस झील पे होता है? तो पुन्नमदा झील में होता है। अब बात यहाँ पे केरल की है, तो ये रहा मैप में केरल। देखो, केरल को गार्डन ऑफ स्पाइस, मसालों का बाग भी कहा जाता है। यहाँ की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। यहीं पे आपको भारत का पहला स्पेस टेक पार्क मिलेगा। विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन है। और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, भारत का जो पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है ना, INS विक्रांत, उसको किसने बनाया? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया। और केरल का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार है जैसी डैनियल। इससे अभी किसे सम्मानित किया गया था? मलयालम फिल्म निर्माता KP कुमारन को। और बताओ, किस राज्य ने देश की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा केरल ने, कैंसर निदान सेवाओं के लिए। अभी जो 75वीं संतोष ट्रॉफी है, संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है, इसको केरल ने जीता पश्चिम बंगाल को हरा करके। और पहले केरल ओलंपिक गेम्स हुए थे अभी तिरुवनंतपुरम में, जिसका शुभंकर मैस्कॉट था नीरज नाम का खरगोश। और याद रखना, केरल का जो कोचिन शिपयार्ड है, ये हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक शिप भी बनाएगा। और भारत के जो पहले अंतरिक्ष यात्री हैं, स्पेस टूरिस्ट, ये कौन बनेंगे? केरल के संतोष जॉर्ज। और याद रखना, कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा केरल है। और अभी एक रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया था कि मातृ मृत्यु अनुपात, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो, ये सबसे कम कहाँ का है? केरल का है। और बताओ, किस राज्य में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 का आयोजन होगा? तो आंसर होगा केरल में। केरल के तिरुअनंतपुरम में होगा। कब होगा? 2023 में होगा। तो ये पॉइंट्स याद रखना आप, बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, 2022 में अभियोजन पोर्टल के माध्यम से मामलों के निपटान और प्रविष्टि की संख्या के मामले में कौन सा राज्य टॉप पर है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभियोजन पोर्टल के माध्यम से मामलों के निपटान और प्रविष्टि की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। इस पोर्टल के माध्यम से उत्तर प्रदेश में मामलों के निपटान और प्रविष्टि की संख्या अगस्त 2022 तक 9.12 मिलियन थी। इस पोर्टल का प्रबंधन केंद्र सरकार के द्वारा अपने डिजिटल इंडिया मिशन के तहत किया जाता है। और ये जघन्य अपराधों वाले आधिकारिक मामलों में तेजी लाने में अदालतों और अभियोजन प्रणाली की मदद करता है। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे क्या पूछा था कि कैपिटल फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा नवीन पटनायक। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है और इन सभी का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। वहीं पे इनकी PDF भी आपको मिल जाएगी। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।